डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एटम का बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि एटम के बैकग्राउंड में जो है जब तक जो एटम के पार्टिकल्स डिस्कवर हुए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं जिसे न्यूक्लियस हम कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है यानी एटम जो है बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियस होता है उसका बहुत टीनी पार्ट होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो ऑर्बिटल के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस देखिए मैंने इसकी थोड़ी डिटेल लिखी है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो ऑर्बिट होते हैं। अब एटम जो है उसका न्यूक्लियस जो है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे थे। तभी से ये जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड ने दिया था और रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट में जो है टू जो है ऑब्जेक्शंस थी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दे शुड लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली। यानी कि उन्होंने इसमें क्लासिकल थ्योरी जो है वो एक इन्वॉल्व है और उसमें था कि जो आप जो है अगर कोई कंटिन्यू चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एनर्जी लॉस करेगा कंटिन्यू। और इलेक्ट्रॉन जो है जैसे देखिए मैंने यहाँ पे चार्टर अराउंड जो बनाया है पे कि यानी जो एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो एनर्जी लॉस करेगा तो उसका रेडियस कम होते जाएगा, स्मॉलर 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 और अंटिल जो फाइनली जो है वो फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा। यानी जब चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी लॉस करने से उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस से क्लोज होता जाएगा और यहाँ फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। If electron continuously emit energy, it should form continuous spectrum। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यू एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसको प्रैक्टिकली एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जो एक एटम का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम में जो है स्पेसिफिक रीजन में डिस्क्रीट लाइंस होती हैं और वो उसकी हर एटम की अपनी एक आइडेंटिफाइड स्पेक्ट्रम जो शो करती हैं। तो ये बाद में इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए कि बोहर ने जो भी फॉल्ट रदरफोर्ड के मॉडल में थे उनको बोहर ने एक्सप्लेन किया और बोहर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि यानी जो उसको बोहर की जो एक्सप्लेनेशन थी वो बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो दोनों फॉल्ट जो कि रदरफोर्ड में थे उन दोनों फॉल्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया 1913 में जो है ये जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रपोज की। और यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो नील बोहर दानिश फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट से वो ये हैं कि ये सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड में जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी अपनी पोजीशन है, उनके अपने अपने फिक्स ऑर्बिट हैं और उन ऑर्बिट में वो अपने फिक्स डिस्टेंस में अपने डेफिनेट एनर्जी लेवल पर वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और वो सिचुएटेड कहाँ है, फिक्स डिस्टेंस है थोड़े थोड़े न्यूक्लियस के बाहर जहाँ पे उनकी डेफिनेट एनर्जी है और वो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। इस पोजिशन को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया ग्राउंड स्टेट। अब देखिए अब उस ग्राउंड स्टेट में क्या है कि उसकी हैबिट है ड्यूरिंग के वो रेवोल्यूशन इट नेदर लॉस नॉर गेन एनर्जी। वो उसकी रूटीन रेवोल्यूशन है और वो वहाँ पे घूमता रहेगा, वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। अब अगर यहाँ पे हम इसको किसी भी सोर्स से यानी कि लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी सोर्स से एनर्जी सप्लाई करते हैं, इफ़ वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिक सोर्स आर हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी which is equal to 1 quantum and it will jump out from low energy orbital to high energy orbital। अब ये जो स्टेट होगी ये एक्साइटेशन स्टेट है, यानी कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज एनर्जी। क्वांटाइज एनर्जी का मतलब ये कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो कि इक्वल होगी इन डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिटल एनर्जी लेवल के, वो इक्वल होगी। और वो क्वांटाइज एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम है और न्यूक्लियस से जो दूर जाते जाएंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। तो ये लो एनर्जी ऑर्बिटल से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वन क्वांटाइज एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करेगा लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल।
अब हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे जो अनस्टेबल होगा, जब अनस्टेबल होगा तो वहाँ पे जो है फॉल बैक इनटू दोबारा वापस आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट पर, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो लाइट एनर्जी एमिट करेगा। और जो एनर्जी का जो डिफरेंस है इन बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्बिटल वो इक्वल होगा डेल्टा ई, जो कि E2 माइनस E1 के इक्वल होगा। यहाँ पर हम इसको जो है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसका थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ग्राउंड स्टेट, सेकंड है एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड वन है इसकी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यानी कि जो एनर्जी के हिसाब से अगर हम क्वांटाइज एनर्जी की वैल्यूज के हिसाब से देखते हैं तो प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी जो है प्लैंक्स क्वांटम एनर्जी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल के इक्वल है डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट एच म्यू। एच इसमें क्या है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये जो म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारे पास दो रिलेशन आ जाते हैं कि इन बिटवीन टू ऑर्बिटल जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो एच न्यू के इक्वल होता है। एच की वैल्यू प्लैंक्स की कांस्टेंट होती है 6.625 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकंड जो है हम इसका यूनिट लिखते हैं। यहाँ पर ये देखें एंगुलर मोमेंटम को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो ये कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करता है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो ये बैरियर क्रॉस कर सके। अगर वो इससे कम एनर्जी लेता है तो वो यहाँ से स्ट्राइक होकर वापस आ जाएगी, यानी कि उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ पर आए, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो जंप करके नेक्स्ट जो है वो लेवल पर जा सके। तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है इसे क्वांटाइज एनर्जी कहते हैं, जो क्वांटाइज एनर्जी जो इक्वल होती है डेल्टा ई इक्वल होती है E2 माइनस E1, यानी कि जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा वो एच म्यू, 2H म्यू, 3H म्यू इस तरह से होगी। और जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इक्वल होगा mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये रिलेशन हम फाइंड करते हैं, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन सर्कमफेरेंस में घूम रहा होता है और वहाँ पर उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है 2πr डिस्टेंस कवर करता है, यानी m इलेक्ट्रॉन का मास है, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ये 2πr को यहाँ लिखें अगर हम, तो वो 2πr जो है पूरा आउटलाइन डिस्टेंस होता है, यानी कि किसी भी अगर हम ऑर्बिटल का जो है, यहाँ देखिए मैंने कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ किए हैं। सेंटर से जो डिस्टेंस होता है इसे रेडियस हम कहते हैं, रेडियस से और पूरी आउटलाइन ऑफ द सर्किल इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस में यहाँ पर देखें कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोमेंटम में मूव करता है, उसका कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। पी से हम मोमेंटम को जो शो करते हैं वो मास वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लीनियर मूव नहीं कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू होती है mvr, मास वेलोसिटी रेडियस। यहाँ पे हमने n यूज किया है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि 1 2 3 4 के शेल l शेल m शेल, इस तरह से हमने इसको ये यूज किया। तो mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है इक्वल है NH/2π। ये 2πr हमने यहाँ से शिफ्ट किया, यानी कि लीनियर मोमेंटम और उसकी जो आउटलाइन ऑफ द साइकिल उसने कवर किया वो इक्वल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल है मोमेंटम मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस, यानी एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो वो इक्वल होती है मोमेंटम मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस। मोमेंटम की वैल्यू है मास वेलोसिटी और सर्कमफ्रेंस है 2πr। तो हमने इसको अरेंज करके एंगुलर मोमेंटम निकाले, m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो इक्वल होता है मोमेंटम मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h है, मोमेंटम इक्वल है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और ये 2πr सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2πr से। तो यहाँ पर देखें m v और r हमने रखा, और 2π को यहाँ डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में टर्म थी यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये टर्म हमारी एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगी। और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लीनियर मोमेंटम जो है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसका कुछ मास हो, ठीक है, और जो आउटलाइन ऑफ द सर्किल की उसे हम कहते हैं 2πr। तो ये सारी ये टर्म हमने एक्सप्लेन कर दी। इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हुए हम इसी का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जो है वो टॉपिक और इन्फॉर्मेशन जो भी मिले उसको बार बार आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने इसी टॉपिक में इसी के साथ सारी वीडियोज़ जो ऐड की हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैं इसी के साथ जो एक्सप्लेन कर दूँगी। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है, यानी कि ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो आपको पता है कि ओनली अप्लाई फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे यानी कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये बस जो ट्रुथ जो बेसिक्स हैं, अजम्पशंस हैं, वो सब ओनली स्टेबल हैं, एप्लीकेबल हैं ओनली फॉर ऑल दो सिस्टम विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हाइड्रोजन में तो वन होता ही है,
हीलियम+1 लिथियम+2, यानी एक इलेक्ट्रॉन बचा, हीलियम का 2 नंबर है, एक निकाला, एक बचेगा, लिथियम 3 नंबर है, 2 आपने इलेक्ट्रॉन निकाले, एक बचा, बेरिलियम का 4 है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालें तो एक, यानी कि बस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सिर्फ। अब उस एक इलेक्ट्रॉन की को कंसिडर करके यहाँ पर हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने न्यूक्लियस शो किया है जिसमें प्रोटॉन है और ये ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ हम टर्म्स जो यूज़ करेंगे वो ई जो है आपने रिप्रेजेंट किया है चार्ज के लिए और एम जो है वो मास है, और जेड ई जो है वो है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, यानी कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा वो जेड एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है, और ई जो है न्यूक्लियस का चार्ज है। और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ऑर्बिट जो है या कोई भी सर्कुलर पाथवे का पॉइंट है उसे हम रेडियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस है, सारी टर्म्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की कि ई जो है वो चार्ज है, एम मास है, वी वेलोसिटी है, जेड ई चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, और आर जो है वो रेडियस है। यहाँ पर हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए जो कूलम्स लॉ जो है उसको यूज़ करेंगे। कूलम्स लॉ को हम की जो फार्मूला है, रेफरेंसेस है, वो यूज़ करके हम जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसकी डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। अब कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ जो है वो चार्ज ऑफ पार्टिकल, यानी कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है जो भी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से यानी कि फोर्स ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ से हमने ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा। जब प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं तो के कांस्टेंट यूज करते हैं, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, यानी हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, इस तरह से। अब ये जो के यहाँ पे कांस्टेंट हम यूज करते हैं उस के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर। तो ये जो है इसकी वैल्यू वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह से कि डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को जो है एग्जाम न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है आपका ये, इस फॉर्मूले को अब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर के की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखें कि यहाँ पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ई को ई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आर स्क्वायर। तो फोर्स यहाँ पर हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखें जब सर्कुलर पाथवे में जो ऑर्बिटल मूव कर रहा है उस पर एक और फोर्स भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है वो एक्ट कर रही होगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स होती है, और एक अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, आउटवर्ड फोर्स होती है। उसे भी हम यहाँ कंसिडर करेंगे क्योंकि सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं उन पे 2 टाइप ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक उसको टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करती है और एक आउटवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला है इक्वल होता है मास वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी फोर्स इक्वल है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखें जब ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहां पर जो है ये दोनों फोर्सेस जो वो बैलेंस में, यानी ये सर्कुलर पाथवे में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में कूलम्स लॉ और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दोनों इक्वल होंगी। तो हम दोनों को जो है इक्वेट करके लिख लेंगे, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को हमने इक्वल करके लिखा। और इक्वल करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला, इस एफ की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखें कुछ कंडीशन हमारी इस तरह की हो जाएगी, ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी जो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आया था अभी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसमें देखें हमारा फॉर्मूला था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इस फॉर्मूले में से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के बाद उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब बुक में जो है इसकी जो वैल्यू पुट की है और उसके बाद जो इसकी सेटिंग जो जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप थोड़े से टिपिकल किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत इजी सा सिंपल सा मेथड दिया है, देखिए बिल्कुल यही वही फॉर्मूला है, सिंपल, ये एम आर ये लिखा हुआ। इस v की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट की एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये इस p पर स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी लगा दें, और ये स्क्वायर हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एन पर भी आएगा, एच पर भी आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला वो बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ। ये सारे स्क्वायर्स आपने ओपन कर लिए इजीली। ये देखिए एम इस एम से कट हो रहा है, ये स्क्वायर है और ये एम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये आर को यहाँ शिफ्ट करेंगे, जेड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और ये सारे नंबर इस यहाँ न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए हम इसको जब मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे तो ये सिचुएशन आपकी कुछ ऐसे हो जाएगी, ये देखें।
जी, जेड स्क्वायर को आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखा, ये लिखा हुआ जेड स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर एम, एक एम जो है एक एम से कट हो गया, और यहाँ से जो सारी वैल्यूज ये डिवाइड वाली थी आपने यहाँ मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दी, ये एम ये लिखा हुआ एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट कर दिया। 4 से 4 कट हो गया, पाई से एक पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ये जो डिवाइड वाला आर था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और आइसोलेट हो गया आर रेडियस। सब कटिंग के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली एक आंसर आ जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट अरेंज कर लें इसको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये जेड पाई एक बचा, यहाँ पे ये 2 थे पावर एम ई स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 स्टेप में ही डायरेक्ट आपके पास एक आंसर आ जाएगा, जिससे आप जो है इजीली जो है वो आप यानी यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो है वो आप इसको जो है वो होम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब जो टर्म्स हमने यूज़ की हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को देख लेते हैं। ई एप्सिलॉन नॉट जो है वो है वैक्यूम स्पेस परमिटिविटी, कांस्टेंट इसकी वैल्यू 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर, कूलम स्क्वायर जूल पर मीटर। प्लांक्स कांस्टेंट एच है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होती है वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो फार्मूला हमने यहाँ से सॉल्व किया है, इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, देखिए इस फार्मूले में सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट एन और जेड, यानी कि सिर्फ एन चेंज हो सकता है कि एन 1 है तो के शेल है, एन 2 है तो एल शेल है, के एल एम एन, इस तरह से एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। और जेड एटॉमिक नंबर है, जिसे हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 वगैरह इस तरह से। बाकी ये सारी जो टर्म्स हैं यानी एप्सिलॉन नॉट, प्लक्स कांस्टेंट, पाई एम और ई, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट होती है। तो ये सारी कांस्टेंट टर्म्स जो हैं इनको बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वही आंसर आता है, इसलिए हम सारी कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे और इस कांस्टेंट टर्म को ए नॉट यानी ए नॉट के बगैर इक्वल रखेंगे और इसकी वैल्यू होती है 0.529। अब देखें एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये हमारे पास असेंबल करके जो एक फॉर्मूला आ जाएगा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जेड। तो यहाँ हम इसको जो है वो एन आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं। एन स्क्वायर ए नॉट की वैल्यू 0.529 इंटू टेंस टू पावर -8 सेंटीमीटर है, और अगर इसको हम -10 लिखते हैं तो वो मीटर हो जाती है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम से जो है वो सपोज करते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू है हमारे पास, ये इसको हम यहाँ पर ये इक्वल रखते हैं।